आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के बारे में। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप या पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित या सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य या भोजन के अनेक संघटक हैं। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर भोजन के संगठनों के नाम लिखने हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में से ये जटिल पदार्थ हैं, इनमें सरल पदार्थों में परिवर्तन हो गया है। परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर जीव हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 1.2 सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? सारणी 2.1 अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। जंतुओं का नाम, घोंघा, आहार का प्रकार लिखना है। यहाँ पे आहार की विधि लिखनी है। चींटी, यहाँ पे आहार का प्रकार लिखना है। यहाँ पे आहार की विधि लिखनी है। चील, चील का यहाँ आहार कौन सा है, आहार की विधि किस विधि से वो भोजन ग्रहण करती है। मरमर पक्षी, आहार का प्रकार लिखना है, आहार की विधि कौन सी है। जैसे जू है तो जू की आहार का प्रकार लिखना है, आहार की विधि लिखनी है। मच्छर का आहार का प्रकार लिखना है, आहार की विधि लिखनी है। तितली, तितली की आहार का प्रकार लिखना है और आहार की विधि लिखनी है। मक्खी, मक्खी के आहार का प्रकार और आहार की विधि लिखनी है। इस तरह से ये सारणी कंप्लीट होती है। यहाँ पर आहार की विधि छीलना, चबाना, काटना या वेदन, पकड़ना अथवा निगलना, साइफनी, स्पंजी या चूषण इत्यादि हैं। यहाँ पे जो विधियां हैं आहार की, वो छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण आदि हैं। अद्भुत सत्य, स्टारफिश या तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है।
चित्र 2.1 कवच खोलने के बाद वह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। यहाँ पर ये स्टार फिश दिखाया गया है चित्र 2.1 में। प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। 2.2 मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नली या ग्रसिका, तीसरा आमाशय, चौथा शुक्रांत्र या छोटी आंत, पांचवा वृद्धांत्र बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, छठा मलद्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुधांत्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। चित्र 2.2 में यहाँ पर देखिए, ऊपर यहाँ मुख गुहिका होती है, ये नीचे लाला ग्रंथि होती है, इसको ग्रसिका बोलते हैं। इधर ये यकृत है और ये यहाँ पर पित्ताशय को दिखाया गया है। इधर ये आमाशय को दिखाया गया है। यहाँ पर ये अग्नाशय को दिखाया गया है। इसको शुद्धांत्र बोलते हैं, इसको वृद्धांत्र बोलते हैं और ये मलाशय है और नीचे की ओर गुदा है। ये चित्र 2.2 मानव पाचन तंत्र को दिखाया गया है। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। जो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुधांत्र को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसका सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कितनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका या सॉकेट्स में धंसा होता है। चित्र 2.3 हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। चित्र 2.3 क्रियाकलाप 2.2 अपने हाथ धोइए। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेव अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने या कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत
खाद्य पदार्थों को चीरने या वेदने और फाड़ने के काम आते हैं। उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए, दूध के दांत तो अस्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शिशु काल में निकलता है और लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। यहाँ पर चित्र 2.3 में दांतों की व्यवस्था एवं विभिन्न प्रकार के दांतों को दर्शाया गया है। ये पहले कृंतक दांत हैं जिनकी संख्या 4 है। ये दांत कृंतक दांत कहलाते हैं। फिर रदनक दांत, रदनक 2 दांत होते हैं और रदनक हैं। फिर अगर चवर्णक, अगर चवर्णक भी दांतों की संख्या 4 होती है। फिर चवर्णक, इनकी संख्या 6 होती है। इस तरह से दांतों की, विभिन्न दांतों की व्यवस्था को दर्शाया गया है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस या लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। सारणी 2.2 दांत के प्रकार एवं उनके कार्य। दांतों के प्रकार, कर्तन एवं दंसन वाले दांत। दांतों की संख्या, निचले जबड़े में और ऊपरी जबड़े में 6+4, 6+4, टोटल योग 20 हो गया। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत, निचले जबड़े में 2, ऊपरी जबड़े में भी 2, कुल योग 4 हो गया। चबाने एवं पीसने वाले दांत, निचले जबड़े में 4 और ऊपरी जबड़े में भी 4, इस प्रकार टोटल योग 8 हो गया। क्रियाकलाप 2.3 प्रश्नलियाँ लीजिए, इन्हें ए अथवा बी चिन्हित कीजिए। प्रश्नली ए में एक चम्मच उबले चावल लीजिए। एक चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी प्रश्नली बी में लीजिए। दोनों प्रश्नलियों में 3 से 4 मिलीलीटर जल डालिए। चित्र 2.4। अब दोनों प्रश्नलियों में आयोडीन चित्र 2.4 मंड पर लार का प्रभाव। यहाँ चित्र ए में उबला हुआ चावल लिया गया है और जल लिया गया है और आयोडीन विलयन को लिया गया है। इसमें चबाया हुआ चावल लिया गया है और ये आयोडीन विलयन है और जल को लिया गया है। विलयन की 2 से 3 बूंदें डालिए तथा उनका प्रेक्षण कीजिए। आप प्रश्नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? प्रश्नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख कुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। चित्र 2.6 इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ मिठाइयाँ और दंत अक्षय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करने करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांत के बीच में फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए अम्ल क्या है, अध्याय 5 देखिए। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। चित्र 2.5 इसे दंत क्षय कहते हैं।
यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असहनीय पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय अथवा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर चित्र 2.5 में दंत क्षय की क्रमिक अवस्था दिखाई गई है, ए, बी, सी और डी। अब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दांतुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। चित्र 2.6 में जीभ के स्वाद के विभिन्न भागों के बारे में दर्शाया गया है कि कार्य ज्ञात है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निकलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हम स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। 2 में अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1 से 2 बूंदें रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सींग का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सींग का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। 5वां, अब अपने प्रश्न रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन या अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के द्वारा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। भोजन नली या ग्रसिका निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। चित्र 2.2 देखिए। ग्रसिका गले या वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। चित्र 2.7 कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावक एवं अध्यापक के से इस विषय पर चर्चा कीजिए। चित्र 2.7 ग्रसिका में भोजन की गति, ये आमाशय को दिखाया गया है, ये ग्रसिका है और यहाँ पे भोजन को दिखाया गया है। पहली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार आता है। आमाशय आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना, यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका या ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्धांत्र में खुलता है।
कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी के में वायु एवं जल मार्ग, भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निकलने के समय एक मांसल संरचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। आमाशय का आंतरिक अस्तरीय स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। यह श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षित प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने की सहायता मिलती है। पाचक रस या जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। शुद्धांतर शुद्धांतर लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यहाँ पर चित्र 2.6 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन गोली का घाव दिखाया गया है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तो आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका, तब उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। चित्र 2.8 ब्यूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था, जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुधांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी या दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। चित्र 2.2 पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। चित्र 2.2 में अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको विभिन्न सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुधांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंतर रस पाचन क्रिया को कृत कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। क्षुधांत्र में अवशोषण पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुधांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति में
अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन की का अवशोषण होता है तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। वृद्धांतर वृद्धांतर क्षुधांतर की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1 से 5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। 2.3 घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बंटा होता है। चित्र 2.9 में रूमेन भोजन का आंशिक पाचन करता है जिसे जुगाल या कुड़ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिस पर वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। यहाँ पर चित्र 2.9 में किसी रोमंथी का आमाशय दिखाया गया है। ये कृषि का भाग है, इसको रुमेन कहते हैं। ये क्षुधांत्र भाग है, ये आमाशय है। यह अंधनाल को दिखाया गया है। दस्त। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक या चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ओआरएस कहते हैं। जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंती कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंती पशु, हिरण आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। पहली जानना चाहती है कि यह जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते हैं। वो जो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता।
जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुधांतर एवं प्रधानतर के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अन्ननाल कहते हैं। चित्र 2.9 भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहारनाल में अनुपस्थित होता है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। अमीबा में 2.4 अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक दानियां होती हैं। चित्र 2.10 अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान पर्वत निकालता रहता है, जिन्हें पादाप अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। यहाँ पर चित्र 2.10 में अमीबा को दिखाया गया है। यहाँ ये खाद्य दानी दर्शाई गई है। यहाँ पर खाद्य कणिका अंतर्ग्रहण दर्शाया गया है। इसको पादाप बोलते हैं। ये इसका केंद्रक भाग है और ये बहिक्षेपित अपशिष्ट को दर्शाया गया है। खाद्य दाने में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। यह खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य दाने द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। यह ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। इस तरह से ये अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है।